Sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Thank you, sir. लास्ट टाइम भी आप मिले थे मुझे लगता है। Pardon, sir? लास्ट टाइम मॉक इंटरव्यू में हाँ। मुझे याद आ रही है हाँ आपकी। सर, मैं था। तो क्या हुआ? सर मेरा इंटरव्यू फेस किया था इन्होंने। हाँ इंटरव्यू फेस किया था। इंटरव्यू में मेरे क्या मार्क्स प्रॉब्लम हुई थी फिर? कैसे? सर मेरे हिंदी और ऐसे में एक्सेप्शनली लो नंबर थे अच्छा और इंटरव्यू में सर 70 मार्क्स थे। अच्छा अच्छा हरीश प्रताप सर का बोर्ड था। अच्छा। अब हिंदी और ऐसे का तो शायद होगा नहीं, क्योंकि अब तो नहीं है सर, अब ऑप्शनल हट गया है सर। ऑप्शनल हट गया है। हाँ जी सर। तब ऑप्शनल आपने क्या रखा था? सर ज्योग्राफी रखा था। ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी हट गया। हाँ जी सर। आपने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रिकल में? यस सर। अच्छा, तो अगर आप डिप्टी कलेक्टर या मान लीजिए पुलिस अधीक्षक, उप अधीक्षक, सीओ होते हैं, डिप्टी एसपी, यस सर। तो उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्या काम होगा? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बतौर डिप्टी एसपी। सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो एप्लीकेशन है, हम तो एक तो एनर्जी कंजर्वेशन में कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिप्टी मैं एसपी के बतौर मैं जिस ऑफिस में तैनात रहूँगा वहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन कर सकता हूँ। साथ में मेरे को रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रहेगी। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को अपने पुलिस डिपार्टमेंट में इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ सर। साथ ही साथ सर मैं पुलिस अपने जो पर्सनल्स होंगे, अपने जो अधीनस्थ होंगे, उनको एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में जागरूक कर सकता हूँ सर। जैसे आपने कहा कि वो आप अपने यहाँ सोलर एनर्जी, कुछ आप इस तरह के एनर्जी प्लांट लगा सकते हैं, ये काम तो एडमिनिस्ट्रेशन का है, वो तो एक पुलिस अधिकारी काम नहीं होगा। सर मेरे को यहीं तक नॉलेज है। नहीं, आप अपने इस शहर में ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल जो हैं वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हों, यानी कारें जो इलेक्ट्रिकल हों, उस पर जोर तो डाल सकते हैं, ये आपका अधिकार होगा। हाँ सर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स समझा। और बाकी आप क्या हॉबी आपकी है? सर मेरी हॉबी ट्रैवलिंग है। अच्छा। साथ ही साथ मैं यूट्यूब पे जो डेवलपमेंटल केस स्टडीज आती हैं, अच्छा, उनको देखना प्रेफर करता हूँ और उनसे कुछ लर्न करना। डेवलपमेंटल केस स्टडी कैसी? सर जैसे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, खासकर जो वेलफेयर चीज़ों को थोड़ा सा वो करें, वो उन रिलेटेड चीज़ों को। अच्छा, जो आजकल इकोनॉमिक जो रिलेटेड क्राइम बढ़ा है, जैसे आर्थिक अपराध किसी भी तरह का हो, साइबर भी उसी में आएगा, फ्रॉड हो रहे हैं बहुत सारे, फोन हैक कर लिए आते हैं, और आप एक पुलिस अधिकारी बनते हैं, तो उनको रोकने के लिए आप चूंकि इंजीनियर हैं इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, आपके यहाँ अपना साइबर सेल जो होगा उसमें कैसे लोग होंगे पता नहीं, उसमें इंजीनियर हो अथवा नहीं हो, तो उसको कैसे अपडेट करेंगे कि वो अपडेट रहे, आपका साइबर सेल फौरन पकड़ ले? सर इसके लिए मैं 2-3 बिंदुओं पर काम करना चाहूँगा। सर पहले तो जो मैं अपने जो अधीनस्थ हैं उनके थोड़ा प्रोफाइल को देखूंगा। जिनका प्रोफाइल हल्का सा भी टेक्निकल से रिलेटेड होगा तो मैं उनकी एक टीम बनाऊंगा और उनको एक शॉर्ट टर्म कोर्स सिखाऊंगा। अच्छा। जिससे कि वो कम से कम जो एक सतही जानकारी है उनको वो अच्छे से एक्वायर कर सकें। आप अपने लेवल पे दे लेंगे ट्रेनिंग? ये नहीं सर, साथ में मुझे और एडमिनिस्ट्रेशन जो है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ये ट्रेनिंग तो आप अपने लेवल पे दे सकते हैं, जानकारी तो आपको है। मान लीजिए आपकी टीम में जो एसडीएम है जी, उसको वो इंजीनियर से वो उससे आया हो आउटसाइड से, जी जी, उसको कुछ पता ही ना हो। हाँ सर, तो ये तो अपने लेवल पे भी कर सकते हैं। मेरे लेवल पर जितना हो सकता है मैं आपको उतना दूंगा उनको, और मेरे लेवल पर नहीं हो सकता है तो मैं अपने जो सीनियर सर हैं उनसे भी मदद मांग सकता हूँ। तो जैसे गाजियाबाद है, नोएडा है, इन इलाकों में, या मेरठ, यहाँ साइबर क्राइम ज़्यादा होते हैं क्योंकि बिल्कुल दिल्ली से सटे हुए हैं। लोगों के पास पैसा है तो किसी का भी फ़ोन या किसी का भी कंप्यूटर हैक करके पैसा निकालना, बैंकिंग धोखाधड़ी यहाँ ज़्यादा होती है। तो आप क्या अवेयर हैं इन सब से? यस सर, बैंकिंग धोखाधड़ी के बारे में हल्का फुल्का मुझे नॉलेज है। और साथ में यूपी में सर एक न्यू ट्रायंगल बन रहा है, न्यू जामताड़ा ट्रायंगल बोलते हैं उसको। उसमें क्या, एक मथुरा डिस्ट्रिक्ट है सर, अच्छा। 9 डिस्ट्रिक्ट है और एक भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है सर। अच्छा। तो यहाँ पे ये साइबर क्राइम का नया ट्रायंगल जनरेट हो रहा है। मथुरा और भरतपुर कैसे? भरतपुर तो राजस्थान में आएगा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ जो ये मथुरा की जो बॉर्डर है वो नूह से मिलता है और भरतपुर से मिलता है। तो जो साइबर क्राइम वाले ना, उनके लिए क्योंकि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है पुलिस, तो वो वहां से अपराध करके कभी नूह भाग जाते हैं, कभी भरतपुर भाग जाते हैं सर। तो उनको पकड़ने में उनके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को दिक्कत होती है सर। पर नूह में तो उस तरह क्राइम है ना, गाड़ियां छीन लेना, गाड़ियां तो काट देना। हाँ सर, वहाँ साथ में ये एक नया ट्रायंगल उभर रहा है सर, साइबर का भी, साइबर क्राइम का सर। चलिए, क्या है पोस्ट प्रेफरेंसेस आपकी?
सर जो मेरे को अलॉट हुई हैं सर, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि मैंने पहला प्रेफरेंस दिया है एसडीएम को, दूसरा डिप्टी एसपी को, एसडीएम तो कोई पद नहीं है इसमें। डिप्टी कलेक्टर सर। डिप्टी कलेक्टर, हाँ सर। ओके। और डिप्टी कलेक्टर पहला, डिप्टी एसपी दूसरा। डिप्टी कलेक्टर के वर्क काम सर डिप्टी कलेक्टर का जो मेन काम होता है सर, वो रेवेन्यू रिलेटेड काम होता है। साथ में जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे जो जनरल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एज ए डिप्टी काम करता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का सर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का सर। तो वो सामान्य प्रशासन में भी जा सकता है, रेवेन्यू प्रशासन में भी जा सकता है, इलेक्शन प्रशासन में भी जा सकता है सर, ये काम है उसके लिए। अच्छा, इसका जैसे कि एसडीएम का एक जुडिशियरी काम होता है जी, जिसमें कुछ मामलों में, बहुत सीमित मामलों में फौजदारी के भी केस देखता है, कौन से केसेस हैं वो? सर मेनली सर जो पीटी क्राइम्स होते हैं सर, जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ, जो कि सेक्शन 144 सीआरपीसी का देता है, वो उसके तहत दिखता है सर। कंफर्म आएगा सर कंफर्म तो नहीं हूँ, जहाँ तक मेरी सीमित नॉलेज है उसी बेसिस पे बोल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की 2 योजनाएं जो सामाजिक कल्याण से संबंधित। सर एक तो मिशन शक्ति प्रोग्राम है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का, और कन्या सुमंगल सीएम कन्या सुमंगल योजना है सर। कन्या सुमंगल योजना के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है? सर इसमें शिक्षा, इसमें जो नारी शक्ति है, खासकर जो कन्या हैं, उनको उनका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है, राइट फ्रॉम द वूम टू राइट फ्रॉम देयर बर्थ टू देयर केयर लाइक। अच्छा, एक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की एक योजना है मातृभूमि योजना। यस सर। ये क्या है? सर मातृभूमि योजना सर वो योजना है जिसमें कि फॉर एग्जांपल मैं अपने गांव में कुछ काम करना चाह रहा हूं सर, तो और मैं अपने गांव में रहता नहीं, तो मैं कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकता हूं, कुछ उत्तर प्रदेश सरकार कंट्रीब्यूट करेगी, तो मैं अपने गांव में कितना परसेंट है आप खुद का, कितना गवर्नमेंट का है? सर मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट 50% के आसपास। पंचायती राज की किस अधिनियम के अंतर्गत ये चीज का है कि आप जो है बुनियादी चीजों का विकास कर सकते हैं इसके थ्रू, सरकार के थ्रू, सॉरी सर, मातृभूमि योजना के थ्रू? सॉरी सर मुझे आर्टिकल नहीं याद। सेक्शन आर्टिकल में सेक्शन है 15। अच्छा, पंचायती राज में कितने पूरे सेक्शन हैं, कितनी धाराएं हैं? सर सो आई एम सॉरी, नहीं मुझे पता। पंचायती राज का जो संकल्पना आई डीपीएसपी के किस आर्टिकल में कहा गया कि ग्राम पंचायतों का गठन होना? सर आर्टिकल 40। और दो तीन महत्वपूर्ण कमेटी हैं जैसे कि अशोक मेहता, इनकी रिपोर्ट और कब माने ये लागू हुआ, उत्तर प्रदेश में कब आया, तो आप उत्तर प्रदेश में बताइए पंचायती राज की शुरुआत कब से होती है? सर उत्तर प्रदेश में सर जो पंचायती राज की शुरुआत होती है सर, स्टार्टिंग में आज़ादी के बाद सीडीपी प्रोग्राम था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद एक कमेटी बनी थी, सीएम थे वो गुजरात के, उनकी अध्यक्षता में, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, समथिंग, मैं आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द करेक्ट नेम। उनके बाद अशोक मेहता सर की कमेटी बनी थी, फिर एलएम सिंघवी सर की कमेटी बनी थी। एलएम सिंघवी कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि आप पीआरआईज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दीजिए सर। और वैसे एवोल्यूशन के बारे में बात करें कि उत्तर प्रदेश में कब एवोल्यूशन हुआ पीआरआईज का, तो सर सीडीपी के साथ ही हो गया था, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो दिया गया था वो 1991 के बाद दिया गया सर। अच्छा, जहाँ पर स्थानीय शासन की जैसे बात आती है, तो अगर इनके पावर और इंक्रीज किया जा सकता है, क्या बढ़ाया जा सकता है? यस सर, हम स्तर पे जैसे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हमारा उद्देश्य था, बट हमारा जो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन है वो नहीं हो पाया है। तो इनके पास जो फाइनेंस है ना, उनका एक हम बॉटम अप अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, जैसे सिंगापुर में है, और भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, वहाँ पे जो अपना जो पंचायती राज है, गांव स्तर पर अगर जुडिशियरी पावर दिया जाए, होता भी है, लेकिन उसका भी उस तरह से तो कोई उसे मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि पंच बैठ करके जैसे कहते हैं पंच परमेश्वर जी, अगर जुडिशियरी पावर गांव स्तर पर दे दिया जाए तो जो कोर्ट का बोझ है उसे कम किया जा सकता है। तो इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट, अगर जुडिशियरी पावर गांव पर दे दिया जाए तो क्या इसका क्या अनुभव? सर पॉजिटिव एस्पेक्ट तो ये रहेंगे कि जो जुडिशरी पे लोड है, खासकर लोअर जुडिशरी पे,
वो काफ़ी कम हो जाएगा। साथ में त्वरित न्याय मिलेगा। जो पिटी क्राइम्स हैं वो ज़्यादा लिटिगेशंस में नहीं जाएंगे, जिससे कि हमारे जो फंडामेंटल केसेस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा समझ ले पाएगी जुडिशरी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, यस सर। ठीक है, तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में भारत में कितना प्रतिशत इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद हो जाता है? सर एग्जैक्ट डेटा तो मेरे को नहीं पता है कितना उनका बर्बाद होता है, बट इसको रोकने के लिए भारत सरकार जो है काफ़ी प्रयास कर रही है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में, ये बताइए ट्रांसमिशन मीन्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स क्या होता है? सर ट्रांसमिशन होता है जो पावर जनरेशन होती है उसको जो मेन फीडर होता है वहाँ तक पहुँचाना, और फिर मेन फीडर से जो लाइन हमारी हाउस होल्ड कनेक्ट या कमर्शियल कनेक्शन के लिए जाती हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन सर कहलाता है। ग्रिड क्या होता है? सर ग्रिड एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क होता है जिसके थ्रू जो है पावर जो है जनरेशन हाउस से जो है डिफरेंट नोड्स पे भेजी जाती है सर। हाइडल पावर में टरबाइन टेक्नोलॉजी क्या है? सर हाइडल पावर में जो टरबाइन टेक्नोलॉजी है कि जो आरपीएम स्पीड है ना, क्योंकि जो उसकी जो स्टैटिक उसकी काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करती है, वो उसकी जो स्टैटिक एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है, mgh को हाफ mv² के थ्रू कन्वर्ट करती है सर, जिससे कि जो है जनरेटर जो है स्टार्ट होता है और वो पावर जनरेट करता है सर। पावर जनरेट करता है सर इसमें जितनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उतनी ज्यादा बनेगी कि कम बनेगी? सर वो डिपेंड करता है जो आपका जो टरबाइन है उसकी कैपेसिटी कितनी है और जो लोड उस पर पड़ रहा है वो कितना है सर, उस पर डिपेंड करेगा। भारत में हाइडल पावर का कितना परसेंटेज है जनरेशन टोटल? तो 74% हम जनरेट करते हैं कन्वेंशनल एनर्जी, जी उसमें हाइडल पावर कितना है? सर हाइडल पावर सर मैं एग्जैक्टली तो मेरे को डाटा पता नहीं, पर ये बिलो 10% ही है, और भारत सरकार चाह रही है कि हम लार्जर हाइड्रो पावर को छोड़ के मिनी हाइड्रो पावर्स पर काम करें। भारत में तो हाइडल पावर का रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। हाँ सर, बट बड़े हाइड्रो पावर का कुछ ड्रॉबैक होता है। बहुत लोग हैं। हाँ, जैसे रिहेबिलिटेशन है, कुछ आपदा आ जाती है तो वो है, तो सरकार चाह रही है डिसेंट्रलाइज जो है मिनी पावर हम जो है मिनी हाइड्रो पावर्स लगाएं जो छोटे छोटे हों। मिनी हाइडल पावर्स का रिसोर्सेज ज्यादा भारत में कहाँ उपलब्ध? सर जितने भी पहाड़ी राज्य हैं स्पेशली द हिमालयन रीजन्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन सर, उसमें ज़्यादा। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ज्यादा है। यस सर। ठीक है जी ट्रांसफार्मर का क्या काम है? सर ट्रांसफार्मर का जो मेन काम होता है वो वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करने का होता है। ट्रांसफार्मर बनाते कैसे हैं? इंजीनियर हो बताओ। सर ट्रांसफार्मर जो होता है म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है, जिसमें कि एक म्यूचुअल इंडक्शन वो प्रिंसिपल होता है जिसमें कि बिना इलेक्ट्रिकल फील्ड जो मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसका म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है और जो है वोल्टेज अप और डाउन होती है सर। बोलो। जैसे मुझे एग्जैक्ट फार्मूला इसका नहीं याद है सर, बट हल्का हल्का मुझे वर्किंग इसकी पता है क्योंकि मुझे काफ़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स से क्या नापते हैं? फ्लक्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सर इसको φ/BA होता है। हाँ। हाँ तो इतने पता है मुझे। आई को जो फ्लक्स होता है वो क्या एरिया होता है? सर वो जो मैग्नेटिक जो लाइन पास हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस उनके जितनी करीब होंगी उतना ही फ्लक्स उसका ज़्यादा होगा, जितना दूर होंगी उतना कम होगा। ठीक है, बुलाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।